सभी को नमस्कार। मैं रफ़ीक अहमद रियल एनालिसिस की इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज 72वां गणतंत्र दिवस है, तो आप सबको मेरी ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत एक रिपब्लिक बना था आज से 71 साल पहले। तो इस 72वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनफाइनाइट सीरीज हम पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट सीरीज में हमने पिछले वीडियो में कई टेस्ट्स के स्टेटमेंट्स पढ़े थे जो इस प्रकार थे। पहले डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट था, उसके बाद रावे टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, उसके बाद डीमॉर्गन टेस्ट भी पढ़ा था। तो उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम आज ले रहे हैं और आज जितने क्वेश्चंस हम ले पाएंगे वो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही हल हो जाएंगे। इसलिए रावे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट या डीमॉर्गन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले किसी वीडियो में लेंगे। डीएलेम्बर्ट टेस्ट का स्टेटमेंट मैं रिवाइज कर दूं कि सिग्मा यूएन अगर धन पदों की इनफाइनाइट सीरीज़ हो, यानी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो इसके क्रमागत पदों का अनुपात और उस अनुपात की सीमा ज्ञात की जाती है, यानी nवां पद अपॉन n+1वां पद। इस टर्म पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं और फिर देखें कि लिमिट कितनी आई है। अगर ये लिमिट 1 से बड़ी राशि आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट है, और अगर ये लिमिट 1 से छोटी आ जाए तो डाइवर्जेंट है, और अगर ये लिमिट 1 आ जाती है तो इस परीक्षण से निष्कर्ष नहीं निकलता है, फिर किसी और तरीके से श्रेणी की जांच की जाती है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सीरीज ये है सिग्मा यू एन बराबर x/1/2 प्लस x²/2 × 3 प्लस x³/3 × 4 एंड सो ऑन वेयर x इज़ पॉजिटिव। सभी सवालों में जो हम अगले 2-3 वीडियोज़ में लेंगे उन सब में x पॉजिटिव दिया हुआ होगा। और डीएलेम्बर्ट टेस्ट, रावे टेस्ट, लॉग टेस्ट, डीमॉर्गन टेस्ट और गॉस टेस्ट, इन टेस्ट्स की आवश्यकता सामान्यतः तभी पड़ती है जब जो श्रेणी होती है उसमें कोई x होता है और उसकी पावर्स बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में ही आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, हालांकि बिना x वालों में भी पड़ती है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें x नहीं था, फिर भी उसमें हमने डीएलेम्बर्ट टेस्ट से उसको किया था। लेकिन सामान्यतः जिनमें x या कोई वेरिएबल होता है जिसकी पावर्स बढ़ती जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इन परीक्षणों से सामान्यतः किया जाता है। तो ये इसकी एक पहचान है कि हम डीएलेम्बर्ट से किसको करने लगें। वैसे सामान्य बात यह है कि हम पिछले जो परीक्षण हैं उनसे पहले चेक कर लें कि अगर उनसे ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर डीएलेम्बर्ट से शुरू करते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली डीएलेम्बर्ट से शुरू कर रहे हैं। पहले हम इस श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे ही nवां कितना होगा। जैसे पहले में x पर 1 पावर है, दूसरे में 2 पावर है, तीसरे में 3 पावर है, तो nवें में x पर n पावर होगी। नीचे 2 फैक्टरों का गुणनफल है। फर्स्ट फैक्टर को देखें केवल, तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवें में n होगा, और सेकंड फैक्टर उससे 1 अधिक होगा, तो n × n+1, तो ये हो गया nवां पद। इसी में n के स्थान पर n+1 रखते हुए श्रेणी का n+1वां पद आ जाएगा। x की पावर n+1 हो जाएगी, यहाँ इस n की जगह n+1 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह n+1 होगा, तो फिर ये फैक्टर n+2 हो जाएगा। तो ये श्रेणी का nवां पद और ये n+1वां पद हो गए। अब डिवाइड कर दें, nवें पद में n+1वें पद का भाग दे दें, तो un/un+1 आएगा। तो ये तो un की वैल्यू और ये un+1 की वैल्यू हर में लिखनी थी, भाग में लिखनी थी, तो रिवर्स करके गुणा में लिख दिए, यानी ये 1/un+1 का मान हो गया। तो ये n × n+1 या n+1 × n+2 वाला फैक्टर ऊपर आ गया और xn+1 नीचे आ गया। x की पावर n बटे x की पावर n+1, ये तो हो जाएगा 1/x। n+1 वाला फैक्टर इसमें कैंसिल हो रहा है, तो n+2/n। तो ये थोड़ा सरल कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन है जो सब आसानी से समझ लेते हैं।
अब ये यू एन बटे यू एन प्लस वन आ गया। अब इस पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन बटे यू एन प्लस वन का ये जो मान था वो रख दिया, क्योंकि वन अपॉन एक्स ये तो एन रहित टर्म है, तो इस पर तो लिमिट लगाएंगे तो अभी एज इट इज रहेगी, तो इसको हम लिमिट से बाहर भी ले सकते हैं। तो वन अपॉन एक्स ले लिया और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस टर्म, और इस टर्म पे जो लिमिट लगानी है इसको अपॉन एन का फॉर्म लाने के लिए इस एन का दोनों में भाग दे दिया। एन अपॉन एन वन हो गया और टू अपॉन एन। अब अपॉन एन की फॉर्म जब आ गई तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर जो अपॉन एन वाले पद हैं वो सब टेंस टू जीरो हो जाते हैं। तो इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो ये वन रहेगा प्लस ये जीरो हो जाएगा दो बटे अनंत, तो ये ओनली वन आएगा और वन अपॉन एक्स है ही, तो लिमिट वन अपॉन एक्स आ जाएगी। यानी जो डीएलएम्बर्ट टेस्ट में जिस टर्म की लिमिट निकाली जाती है वो लिमिट यहाँ वन अपॉन एक्स आ गई। तो इसका मतलब ये श्रेणी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ये डिपेंड करेगा ये जो लिमिट आई है ये एक से बड़ी है या छोटी है। तो अब हम परिणाम लिखें कि डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से, यानी डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जो दी गई श्रेणी है सिग्मा यू एन वो अभिसारी कब होगी, जब ये जो लिमिट आई है वन अपॉन एक्स वो एक से बड़ी हो। जैसा कि होता है डीएलएम्बर्ट टेस्ट में, लिमिट अगर एक से बड़ी आए तो क्योंकि लिमिट एक अचर संख्या नहीं आई है, एक्स पर आधारित आई है, तो कन्वर्जेंट तब होगी जब ये लिमिट यानी कि वन अपॉन एक्स एक से बड़ा हो। वन अपॉन एक्स एक से बड़ा कब होगा, एक्स को इधर गुणा कर दो, जब वन एक्स से बड़ा होगा। एक्स धनात्मक संख्या ये ध्यान रखें, दे रखी है, दोनों तरफ एक्स से गुणा कर दें तो इधर तो वन आ जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा। या इसी को साइड चेंज करके लिख दें कि वन एक्स से बड़ा है, या इसी को कह सकते हैं एक्स वन से छोटा है। यानी ये श्रेणी कन्वर्जेंट कब होगी, जब इस श्रेणी में जो एक्स था वो एक से कम हो। और डाइवर्जेंट कब होगी, जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए जो लिमिट आती है वो एक से कम हो। लिमिट एक से कम होती है तो डाइवर्जेंट हो जाता है डीएलएम्बर्ट टेस्ट में। इसको थोड़ा इंप्रूव करके लिख दें, वन अपॉन एक्स एक से कम है तो एक्स को इधर गुणा कर दिया तो हो गया वन एक्स से कम है या एक्स वन से ज़्यादा है, एक ही बात। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ तक का ये है कि दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है अगर एक्स एक से कम है और डाइवर्जेंट है अगर एक्स एक से बड़ा है। लेकिन जब एक्स एक के बराबर होगा तो ये लिमिट वन आ जाएगी, और हम जानते हैं कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट में जिस टर्म की लिमिट निकाली जाती है अगर वो लिमिट वन आ जाए तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, फिर उसको हम किसी और टेस्ट से करते हैं। तो एक्स की वन को छोड़कर बाकी वैल्यूज़ के लिए तो परिणाम आ गया कि एक्स एक से कम होगा तो कन्वर्जेंट और एक्स एक से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। अब ले हम जब एक्स बराबर वन हो, तो एक्स बराबर वन हो तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं क्योंकि वो लिमिट तो वन आ जाएगी। लेकिन जब एक्स बराबर वन होगा तो श्रेणी का एनवां पद कितना हो जाएगा, तो वो वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर था एक्स की पावर एन, एक्स की जगह वन होगा तो ऊपर की वैल्यू तो वन हो जाएगी। तो जब एक्स बराबर वन होगा तो श्रेणी का एनवां पद इतना आ जाएगा। अब इतना किसी श्रेणी का एनवां पद हो तो उस श्रेणी के अभिसरण की जांच कौन से परीक्षण से की जा सकती है, ये अनुभव अब तक आपको हो चुका होगा। ये बहुपद बटे बहुपद का केस है, ऊपर शून्य घात का बहुपद है, नीचे दो घात का बहुपद है। ऐसे केसेस में हम प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट या व्यवहारिक तुलना परीक्षण पीसीटी लगा देते हैं। तो अब इसको हम इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब एक्स की वैल्यू वन है तो यू एन का मान इतना है, और इस पर्टिकुलर केस में सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच व्यवहारिक तुलना परीक्षण वाले तरीके से कर रहे हैं। तो एक एन इसमें से कॉमन और एक एन ये, तो बाहर एन स्क्वायर आ जाएगा, तो वन अपॉन एन स्क्वायर तो बाहर, और अंदर क्या बचेगा, ये एन तो कॉमन ले लिया, इसमें से एक एन कॉमन लिया है तो ये वन प्लस वन अपॉन एन हो जाए। तो वन अपॉन एन स्क्वायर बाहर कॉमन निकला और ये वन अपॉन एन का फंक्शन हो गया। तो बाहर जो वन अपॉन एन स्क्वायर निकला इसको हम वी एन मान लेंगे, माना वी एन बराबर वन अपॉन एन स्क्वायर। तब सिग्मा वी एन यानी कि सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर एक कन्वर्जेंट हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होगी, क्योंकि पी का मान यहाँ दो है। हम जानते हैं कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी, और पी का मान एक से बड़ा होने पर वो श्रेणी कन्वर्जेंट और पी का मान एक से छोटा या बराबर होने पर डाइवर्जेंट होती है। तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसमें पी का मान दो है और दो एक से बड़ा होता है। अतः ये जो सिग्मा वी एन हमने जिसको माना है, जिस श्रेणी को, जो कि सहायक श्रेणी कह सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है। उसके बाद हम पीसीटी के लिए लिमिट लगाते हैं यू एन बटे वी एन की। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन बटे वी एन, तो वो लिमिट ज्ञात करें। तो इसमें यू एन का तो ये पूरा मान और वी एन का मान वन अपॉन एन स्क्वायर, तो यू एन के मान में वी एन के मान का भाग देंगे तो वन अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यू एन बटे वी एन की ये वैल्यू आती है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन, और इस पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो ये वन अपॉन एन जीरो हो जाएगा, एक बटे अनंत, और लिमिट आ जाएगी वन।
जो कि अशून्य भी है और परिमित भी है, 0 के बराबर भी नहीं है लिमिट और अनंत के बराबर भी नहीं है। तो जब un/vn की लिमिट अशून्य और परिमित राशि आ जाए, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाए, तो व्यवहारिक तुलना परीक्षण या पीसीटी का परिणाम ये होता है कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की होंगी। तो इसलिए सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन समान प्रकृति की होंगी, लेकिन सिग्मा वीएन के बारे में हम पहले ही जांच कर चुके हैं, वो कन्वर्जेंट है क्योंकि वो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है p <p > 2 के लिए। तो क्योंकि दोनों समान प्रकृति की होंगी परंतु सिग्मा वीएन अभिसारी है, इसका मतलब सिग्मा यूएन भी अभिसारी होगी। ये जो पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक किया ये केवल एक पर्टिकुलर केस के लिए किया है, जब x बराबर 1 हो। x के मान लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 के लिए तो परिणाम हम पहले ही निकाल चुके हैं। x बराबर 1 की स्थिति में व्यवहारिक तुलना परीक्षण के तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी होगी। तो अब पूरा रिजल्ट एक बार फिर लिख दें। तो अब अभिसारी कब कब हो गई? सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट या अभिसारी तो तब होगी जब x या तो 1 से कम हो, जैसा ऊपर आया था पहले, और 1 के बराबर हो तब भी कन्वर्जेंट होगी, अब वो अभी किया है हमने, और डाइवर्जेंट होगी जब x 1 से बड़ा हो। इस तरह से डीएलएम्बर्ट टेस्ट के प्रयोग से हमने इस श्रेणी की कन्वर्जेंस की जांच कर ली कि ये श्रेणी x के किस किस मान के लिए कन्वर्जेंट है और किस किस मान के लिए डाइवर्जेंट है। केवल x बराबर 1 वाली स्थिति में इसको हमने पीसीटी से किया है, और बाकी के केसेस जब x 1 से कम हो या 1 से बड़ा हो उन केसेस के लिए डीएलएम्बर्ट टेस्ट से ही निष्कर्ष निकल गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान रखें कि यहाँ x पॉजिटिव दे रखा था। तो जैसे ये जो परिणाम है कि जब x 1 से कम या बराबर हो, तो कम या बराबर हो के साथ साथ ये भी है कि ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। कम या बराबर तो -5 भी होता है, x का मान -5 हो तो भी ये 1 से कम या बराबर होता है, लेकिन उस केस के लिए निष्कर्ष नहीं है, केवल x पॉजिटिव तो दे ही रखा है। अब पॉजिटिव में के अंदर जैसे संख्या रेखा पर ये 0, ये 1 और इसके आगे की संख्या है, तो x 0 के दाईं तरफ है, ये तो दिया हुआ है ही। अब उसमें से जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर तक होगा तो श्रेणी कन्वर्जेंट होगी, और जब x 1 से बड़ा होगा तो श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। ये निष्कर्ष यहाँ पर निकला है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। इस क्वेश्चन में जो सीरीज है वो ये है 1 + 2/5x + 6/9x² + 14/17x³ एंड सो ऑन। इसमें भी x पॉजिटिव है। तो पहले तो श्रेणी का nवां पद निकाल लें। अब nवां पद के लिए हम ये देखें, जैसे दूसरे पद में 2 है, फिर 6 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 30 हो गया। ये किस प्रकार से बदल रही है संख्या, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये हम थोड़े से अनुभव से आ जाएगा। ये हैं जो 2 की पावर्स वाले वैल्यूज़ होती हैं उनसे 2 कम। जैसे ये 2 की पावर 2 यानी 4 से 2 कम है। ये 2 की पावर 3 यानी 8 से 2 कम है। ये 2 की पावर 4 यानी 16 से 2 कम है। ये 2 की पावर 5 यानी 32 से 2 कम है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि ऊपर की संख्या 2 की पावर n से 2 कम है। तो हमने nवां पद लिख दिया 2 की पावर n - 2। ऊपर वाली पद nवें पद में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये हैं, तो nवें में क्या होगा, तो ये ऊपर की जो संख्या 2, 6, 14, 30 इनका व्यापक रूप हो जाएगा 2 की पावर n - 2। और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 3 ज़्यादा है सब जगह, ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे 2 तो 3 5, 6 और 3 9, 14 3 17, 30 और 3 33। या ये कह सकते हो कि नीचे वाली संख्या 2 की पावर वाली जो संख्याएं होती हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 उनसे 1 अधिक है। ये 4 से 1 अधिक है, ये 8 से 1 अधिक है, ये 16 से 1 अधिक है, ये 32 से 1 अधिक है। या ऊपर वाली संख्या से 3 अधिक है वाले तरीके से कर दें तो ये जो ऊपर जितना है इससे 3 अधिक यानी कि 2n + 1। और x की पावर की जहाँ तक बात है तो वो 1 1 बढ़ रही है। हमने यहाँ पर पहला पद इस क्रम में नहीं आ रहा है तो पहला पद छोड़ दिया है। और पहला पद क्यों छोड़ा जा सकता है, हमने एक बार लिखा भी था और समझाया भी था कि जो अनंत श्रेणी होती है उसके कुछ प्रारंभिक पद जिनकी संख्या परिमित है उन्हें छोड़ दें, या श्रेणी के प्रारंभ में कुछ नए पद मिला दिए जाएं, 2, 4, 10, 20 पद और जोड़ दिए जाएं श्रेणी में, या 2, 4, 10, 20 पद हटा दिए जाएं, तो श्रेणी की प्रकृति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रेणी के टोटल पे तो फ़र्क पड़ेगा, उनका योग तो बदल जाएगा, लेकिन वो श्रेणी कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। क्या करने से? श्रेणी में परिमित संख्या में कुछ नए पद जोड़ दिए जाएं या कुछ पद हटा दिए जाएं।
तो अगर कभी ऐसा होता है कि जो श्रेणी है उसका कोई एक आध पद यानी प्रारंभिक पहला या दूसरा पद में उस अनुरूपता में नहीं है जिस अनुरूपता में और पद हैं, तो हम उसको छोड़ सकते हैं और इसको पहला मान सकते हैं या इसको दूसरा मान सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पहला पद छोड़ दिया है और ये n बराबर 2 रखने से आएगा यहाँ पे। तो हमने लिखा है n का मान 2 से बड़ा या बराबर रखेंगे और प्रथम पद छोड़ दिया है। तो जब सबसे पहले n बराबर 2 रखेंगे तो ये पद आ जाएगा। जैसे n बराबर 2 रख के देखो इसमें, तो 2 की पावर 2 यानी 4, 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा और 4 प्लस 1 5 आ जाएगा और यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगी n बराबर 2 रखने पर। तो इसमें n बराबर 2 रखने पर ये आएगा, n बराबर 3 रखने पर ये आएगा, 4 रखने पर एंड सो ऑन। तो ये व्यापक पद हमने यहाँ पर ले लिया। nवां पद जब आ गया तो फिर n+1वां पद यानी अगला पद, तो इसी में n की जगह n+1 कर दें, तो n की जगह n+1, नीचे भी n की जगह n+1 और यहाँ भी n की जगह n+1 करेंगे तो ये n हो जाएगा n-1 की जगह। तो ये अगला पद हो गया। un में un+1 का भाग दे दें, तो इस पूरे में इस पूरे का भाग दे देंगे, तो x की पावर n-1 बटे x की पावर n, वो तो आ जाएगा 1/x। ये फैक्टर ऊपर रहेगा और ये फैक्टर नीचे रहेगा, ये फैक्टर नीचे रहेगा और ये फैक्टर भाग देने पर ऊपर आ जाएगा। तो un बटे un+1 निकाल लिया। अब इस पर डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाने के लिए लिमिट लगा दें, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un बटे un+1, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un बटे un+1 का ये पूरा मान रख दिया है और मान रखते हुए इसको थोड़ा सरल भी कर लिया है। जैसे इस फैक्टर में से 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2 की पावर n। इस फैक्टर में से भी 2 की n पावर कॉमन निकाल ली है, तो 2 की एक पावर बचेगी यानी 2 और 1/2 की पावर n। इस वाले फैक्टर में से भी 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया है और इस वाले फैक्टर में से भी 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया है। जो कॉमन निकालें वो ऊपर से भी आए थे, नीचे से भी आए थे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका अपॉन n वाला रूप बना दिया है ताकि जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो अपॉन 2 की पावर n वाली जो टर्म्स हैं वो सारी जीरो हो जाएं। अब इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो 1/x तो एज इट इज़ 1 माइनस ये जीरो हो जाएगा, 2 की पावर अनंत अनंत होता है और 2 बटे अनंत जीरो हो जाता है। तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये अपॉन 2 की पावर n वाले जो भी पद हैं ये सब जीरो हो जाएंगे। तो 1 माइनस 0, 2 प्लस 0, ये वाला फैक्टर 1 प्लस 0 और ये वाला फैक्टर 2 माइनस 0। तो 1 इंटू 2 2 ऊपर और 1 इंटू 2 2 नीचे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 1/x आएगा। यानी डीएलएम्बर्ट टेस्ट की लिमिट 1/x आती है। तो वही पिछले एग्जाम्पल की तरह हम x के 1 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए तो रिजल्ट यहीं लिख देंगे और जब x बराबर एग्जैक्टली 1 होगा उस केस में डीएलएम्बर्ट टेस्ट की लिमिट 1 आ जाएगी। तो उस केस में परिणाम यहाँ से नहीं आएगा, यानी डीएलएम्बर्ट टेस्ट से नहीं आएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में परिणाम हम किसी और टेस्ट से करेंगे। जब x बराबर 1 होगा तो un कितना हो जाएगा वो यहीं देख लें। x बराबर 1 होगा तो ये टर्म 1 हो जाएगी और un केवल इतना बचेगा। अतः डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से सिग्मा un अभिसारी है जब 1/x 1 से बड़ा हो या 1x से बड़ा हो या x 1 से छोटा हो, और डाइवर्जेंट होगी जब जो लिमिट आई थी वो 1 से कम हो या ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो फाइनल परिणाम यहाँ तक जो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से आया वो ये है कि दी गई श्रेणी x का मान 1 से कम होने पर तो कन्वर्जेंट और 1 से ज़्यादा होने पर डाइवर्जेंट होगी। लेकिन जब x का मान 1 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में श्रेणी का nवां पद हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। जैसा कि अभी हमने देखा था x हट जाएगा, x की जगह 1 रख दिया है। इस केस में अब हम कोई और परीक्षण से करेंगे, डीएलएम्बर्ट टेस्ट से तो ये नहीं होगा क्योंकि इस केस में डीएलएम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट 1 आएगी। तो यहाँ पे हम नेगेटिव टेस्ट से हो रहा है आसानी से, इसलिए नेगेटिव टेस्ट से कर रहे हैं। वो un जो है उसी पर लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un का ये मान रखेंगे और इसमें से 2 की पावर n कॉमन निकाल के रख दिया है। 2 की पावर n इसमें से कॉमन लेंगे तो ऊपर की टर्म हो जाएगी 1 माइनस 2/2 की पावर n और 2 की पावर n नीचे से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर n और अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये टर्म्स जीरो हो जाएंगी, लिमिट 1 आ जाएगी, 1 यानी अशून्य। तो जब क्योंकि लिमिट अशून्य आ गई तो नेगेटिव टेस्ट का परिणाम ये होता है कि धनपदों की श्रेणी अगर है और उसके nवें पद की सीमा नॉन जीरो आ जाती है तो इसका मतलब वो श्रेणी डाइवर्जेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ये श्रेणी डाइवर्जेंट है नेगेटिव टेस्ट से। ये कौन सा केस था? जब x बराबर 1 हो, और बाकी केसेस के रिजल्ट पहले आ ही चुके थे। तो पूरा रिजल्ट मिला के हम ये लिख सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगी श्रेणी जब x 1 से कम हो और डाइवर्जेंट होगी जब x 1 से ज़्यादा हो या बराबर हो। बड़ा या बराबर पे डाइवर्जेंट आई, क्योंकि बराबर होने वाली स्थिति में भी डाइवर्जेंट आई है और इस पूरी कवायद में x 0 से बड़ा तो है ही। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और तीसरा भी वैसा का वैसा ही है, तो इसको थोड़ा जल्दी से ले लें।
यहाँ पर श्रेणी है सिग्मा यू एन बराबर सिग्मा इतनी, तो ये श्रेणी का एनवा पद हो जाएगा। एनवा पद यह है तो n+1 क्या होगा, वो इसी में n की जगह n+1 रख दें, तो ऊपर n+2 हो जाएगा, नीचे n की जगह n+1 हो जाएगा और x की पावर n+1 हो जाएगी। डिवाइड कर दें un/un+1, भाग दे दें और लिमिट भी लगा दें। तो डिवाइड करने पर x की पावर n/x की पावर n+1 वो तो 1/x हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर ये ऊपर पहुँचेगा, तो n+1 की 1 पावर और 3 पावर n+1 की 4 पावर हो जाएगी, ये नीचे रहेगा और ये भी नीचे आ जाएगा भाग देने पर। एक n इसमें से कॉमन ले लेंगे और n की पावर 3 यह है तो n की पावर 4 नीचे से कॉमन आ जाएगा, और n इसमें से कॉमन लेंगे तो ऊपर से भी n की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन लिए वो कट जाएंगे, यानी 1/n का रूप बना लें। और अब लिमिट लगा दें तो 1/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 2/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट 1 आएगी, यानी 1/x आएगी। डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगी, जबकि ये जो लिमिट आई है वो 1 से बड़ा हो, यानी कि ये, और डाइवर्जेंट होगी जबकि ये लिमिट 1 से कम हो, और उसको सरल करके इस रूप में लिख दें। ये तो हो गया डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से परीक्षण जब x 1 से बड़ा या छोटा हो। पर्टिकुलर केस जब x 1 के बराबर ही हो, तो उस पर्टिकुलर केस में एनवा पद कितना हो जाएगा, तो जो एनवा पद दे रखा है उसमें x बराबर 1 रख देंगे तो एनवा पद इतना हो जाएगा, और ये अब पीसीटी से हो जाएगा क्योंकि उसमें एक घातीय बहुपद ऊपर है, नीचे 3 घातीय है। ऊपर से एक n कॉमन लेंगे और तो एक n इसमें से कट जाएगा, नीचे 2n² बचेगा, एक n² बचेगा, और ये n कॉमन लेने पर ये फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/n। ये बाहर जो 1/n² है इसको vn मान लेंगे, उससे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन जाएगी जो कि कन्वर्जेंट होगी क्योंकि p बराबर 2। और फिर un/vn की लिमिट हम निकालेंगे पीसीटी लगाने के लिए, तो वो लिमिट क्योंकि un ये पूरा है और vn ये है, तो un/vn केवल इतना बचेगा, और इस पर लिमिट लगाने पर 1 आएगा जो कि अशून्य परिमित राशि है। तो पीसीटी से हम कह सकते हैं कि दोनों श्रेणियाँ समान प्रकृति की हैं, लेकिन सिग्मा vn कन्वर्जेंट आ चुकी है, तो जब दोनों समान प्रकृति की हैं और सिग्मा vn कन्वर्जेंट है तो फिर सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जबकि x बराबर 1 था, दी गई श्रेणी सिग्मा un कन्वर्जेंट आ गई। तो पूरा रिजल्ट मिला के ये लिख दिया, कन्वर्जेंट किसके, x बराबर 1 पे भी कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 पे तो कन्वर्जेंट थी ही, बराबर 1 पे भी कन्वर्जेंट होगी, और x जब 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट होगी, तो x पॉजिटिव तो है ही। तो इस तरह से ये हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं जो डी-एलेम्बर्ट पर बेस्ड थे, और आपने देखा होगा कि इसमें x था श्रेणियों में, और x के एक पर्टिकुलर मान पर डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, x के बाकी मानों के लिए निकल जाता है। तो बाकी मानों के लिए तो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और x के जिस पर्टिकुलर मान के लिए डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से निष्कर्ष नहीं निकला, उस पर्टिकुलर मान के लिए कोई और परीक्षण से हम उस श्रेणी का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे आज जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें पहले और तीसरे में तो x बराबर 1 के लिए पीसीटी लगाया है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में x बराबर 1 वाले पर्टिकुलर केस में नेगेटिव टेस्ट से किया है। तो अन्य क्वेश्चन हम अगले वीडियोज़ में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।